स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। 30 से भी ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिसे आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न वो है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन है। तो देखिए एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई थी? बाउले के द्वारा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन क। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड है, किस विद्वान द्वारा सांख्यिकी विज्ञान की आधुनिक विचारधारा को प्रस्तुत किया गया है? तो सांख्यिकी की जो आधुनिक परिभाषा है, आधुनिक विचारधारा है, वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? सेलिगमैन के द्वारा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी ख। फिर तीसरा है, अनिश्चितता के समक्ष विवेकपूर्ण निर्णय करने की रीतियों के समूह को सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं। ये जो परिभाषा है वो किसकी है? रोलिस एवं रॉबर्ट्स की है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सांख्यिकी की प्रकृति है। तो देखिए कोई भी विषय अगर हम पढ़ते हैं तो वो कला भी होता है और विज्ञान भी होता है। तो सांख्यिकी जो है वो कला एवं विज्ञान दोनों हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग। नेक्स्ट है पांचवा, झूठ के 3 प्रकार हैं, झूठ, सफेद झूठ एवं सांख्यिकी। यह कथन किसका है? देखिए सांख्यिकी की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, तो उसमें डिज़रायली का एक कथन है। उन्होंने सांख्यिकी को एक तरह से झूठ कहा है, क्योंकि सांख्यिकी के जो आंकड़े हैं उनका प्रयोग करके गलत बात को सही और सही को गलत सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डिज़रायली का कथन है। नेक्स्ट है छठा, अंग्रेजी के स्टैटिस्टिक्स शब्द का उद्गम जिस इटालियन शब्द से हुआ है वह है। तो देखिए इटालियन का एक शब्द है स्टेटिस्टा, इस शब्द से अंग्रेजी का जो शब्द है स्टैटिस्टिक्स, इसका उद्भव हुआ है। नेक्स्ट हमारा है, सांख्यिकी का कार्य नहीं है। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इसका है कि से तथ्यों की तुलना की जाती है, फिर तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रकट किया जाता है, फिर इसका प्रयोग करने से व्यक्तिगत ज्ञान जो है उसमें वृद्धि होती है। ये तीनों एक तरह से क्या है? सांख्यिकी के कार्य हैं। सांख्यिकी में समूह का अध्ययन किया जाता है लेकिन इसको कार्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा है 8, सांख्यिकी के प्रति अविश्वास का कारण है डिस्ट्रस्ट। ठीक है, सांख्यिकी के प्रति लोगों का जो अविश्वास है वो किस वजह से हो सकता है? जब हम सांख्यिकी का प्रयोग करें तो उसकी जो लिमिटेशंस हैं, उसकी जो सीमाएं हैं, उनका अगर हम ध्यान नहीं रखें, या जो न्यूमेरिकल डेटा है, आंकड़े हैं, उनके ऊपर हम अनुचित विश्वास कर लें, या फिर जो प्रत्यक्ष परिणाम है उनके विरोधाभास अगर कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ये सारे एक तरह से क्या है? अविश्वास के कारण है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा है 9th, समंकों के संग्रहण से पूर्व आवश्यक है। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा कलेक्ट करने से पहले हमको ये निर्धारित करना पड़ता है कि ये डेटा आंकड़े जो हैं वो किस उद्देश्य के लिए, किस पर्पस के लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन क, उद्देश्य निश्चित करना। ठीक है, आंकड़े जब इकट्ठे किए जाते हैं तो उससे पहले उसका क्या उद्देश्य है ये निश्चित किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा है, सांख्यिकी के आंकड़े उद्देश्य को पूरा करते हैं जब वे, देखिए जब आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तो उसके जो भी उद्देश्य होते हैं उसको वो कब पूरा करेंगे? जब जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं उनका प्रयोग नीति निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाए या उसके लिए वो सहायक होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ग, नीति निर्धारण में सहायक हो। नेक्स्ट है, अनुसंधान के लिए अशिक्षित समुदाय के क्षेत्र से प्राथमिक समंकों के संग्रहण की जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह है।
देखिए आंकड़ों का जो संग्रहण किया जाता है, एक तो प्राथमिक आंकड़े होते हैं और दूसरे होते हैं द्वितीयक आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़ों का जो संग्रहण किया जाता है अशिक्षित लोगों के लिए पूछा हुआ है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए हम इनमें से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ख, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि का जो प्रयोग है वो अशिक्षित लोगों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा है सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरने के लाभ हैं। देखिए प्राथमिक समंकों का संग्रहण करने की अलग अलग विधियां हैं, जैसे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान है, संवाददाताओं के द्वारा है, स्थानीय स्रोतों के द्वारा है, प्रश्नावली, अनुसूची, ये विभिन्न विधियां जो है वो प्रयोग की जाती हैं। तो जब प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है तो प्रश्नावली विधि जो है उसका लाभ क्या है? शुद्धता होगी, गोपनीयता होती है क्योंकि इसमें सूचक स्वयं भर रहा है, मौलिकता भी होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है यदि वास्तविक मूल्य 125 और अनुमानित मूल्य 80 हो तो निरपेक्ष विभ्रम, ठीक है, विभ्रम की बात कर रहे हैं, एरर कितना होगा? तो देखिए जो निरपेक्ष विभ्रम है, एरर है, उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? वास्तविक मूल्य कितना है उसमें से हम अनुमानित मूल्य को माइनस कर देते हैं। तो 125 में से अगर हम 80 को माइनस कर देंगे, किसी श्रेणी के वास्तविक मूल्य या समंक जो है उसका वास्तविक मूल्य कितना है और अनुमानित मूल्य कितना है, उन दोनों के अंतर को क्या कहा जाता है? निरपेक्ष विभ्रम कहा जाता है, एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 45। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन क। नेक्स्ट है पक्षपात रहित या अनभिन्नत विभ्रम किस कारण उत्पन्न होता है? देखिए पक्षपात रहित उत्पन्न होने का कारण क्या है कि जब जो प्रगणक है उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई आंकड़े इकट्ठे करने में लापरवाही बरती जाए या कभी कभी ये संयोगवश भी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ग, लापरवाही या संयोगवश के कारण पक्षपात रहित विभ्रम उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है विस्तृत क्षेत्र में शोध कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि। देखिए जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत होता है तो ऐसी स्थिति में आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए इनमें से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा? विस्तृत क्षेत्र है तो उसके लिए अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि जो है वो उपयुक्त रहेगी। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ख। नेक्स्ट है जनगणना के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए जनगणना की अगर हम बात करें, जैसे भारत के संदर्भ में पूरे भारत की जनगणना करनी है तो उसके लिए जो प्रगणक है उनकी नियुक्ति की जाती है और फिर वो एक अनुसूची तैयार की जाती है, उसको अनुसूची को प्रगणों के द्वारा भरी जाती है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग, प्रगणों को द्वारा अनुसूचियों को भरना, ठीक है, जनगणना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है घन क्यूब किस प्रकार के चित्र का एक उदाहरण है? तो देखिए घन जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं त्रिविमितीय चित्र का उदाहरण है, ऑप्शन ख। नेक्स्ट है सारणियन टेबुलेशन का आशय है। टेबुलेशन का मीनिंग क्या होता है? तो टेबुलेशन या सारणियन का मतलब क्या होता है? जो भी आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं उनको रोज और कॉलम के रूप में एक तरह से हम सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित करते हैं। तो आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना। सही आंसर ऑप्शन बी ख। नेक्स्ट है ऊंचाई वक्र में कौन सा माध्य सरलता से निर्धारित किया जा सकता है? देखिए ऊंचाई वक्र का जो प्रयोग है, ठीक है, जो आंकड़े हमारे पास में दे रखे हैं उनको हम लेस देन या मोर देन में परिवर्तित करते हैं, से कम या से अधिक में, और उसके बाद में जो हमारा कर्व बनता है, ठीक है, इस तरीके से आपका कर्व बनेगा जो दोनों जगह प्रतिच्छेदित करते दोनों वक्र, तो वहां पे एक तरह से मध्यिका का निर्धारण होता है। तो मीडियन हम कह सकते हैं ऑप्शन ग, मध्यिका। मीडियन के लिए हम क्या करते हैं? ऊंचाई वक्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला है सरल गुण वाली सारणी में समंकों के कितने गुणों या विशेषताओं को प्रस्तुत किया जाता है? जब हम सरल गुण की बात करते हैं, ठीक है, सरल सारणी की, तो उसमें केवल एक ही गुण को प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन क। जैसे आपने सारणी बना दी है
एक तरफ आपने वर्ष लिख दिया है और इधर आपने जैसे जनसंख्या लिख दी है। तो इस प्रकार की जो सारणी है वो सरल सारणी होती है जिसमें एक गुण को ही हम प्रदर्शित करते हैं। फिर त्रिगुण सारणी में समंकों के कितने परस्पर संबंधित विशेषताओं को प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, अगर द्विगुण है उसमें हम दो गुणों को प्रस्तुत करते हैं, त्रिगुण है तो उसमें तीन गुणों को प्रस्तुत किया जाता है, और अगर बहुगुणी सारणी है तो उसमें तीन से अधिक गुणों को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है गणित संबंधी माध्य है। गणितीय माध्य कौन सा है? तो गणितीय माध्य किसको कहा जाता है? समांतर माध्य को। और मध्यिका और भूयिष्ठक, मीडियन और मोड जो है उसको एक तरह से हम क्या कहते हैं? कंडीशनल, या हम कह सकते हैं स्थिति संबंधी माध्य कहा जाता है। नेक्स्ट है एक परिवार में औसत बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन से माध्य का प्रयोग है, कौन सा माध्य उपयुक्त होगा? तो देखिए, परिवार में बच्चों की औसत संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए जो समांतर माध्य है उसका प्रयोग किया जाता है क। नेक्स्ट है यदि वर्गों के विस्तार में काफी भिन्नता हो तो कौन सी रीति से समांतर माध्य ज्ञात करना उपयुक्त होगा? देखिए, हमारे पास में विभिन्न वर्ग दे रखे हैं और उनके बीच में अंतर अगर सामान्य सब जगह जैसे अलग अलग भिन्नता है तो ऐसी स्थिति में लघु रीति का जो प्रयोग है वो किया जा सकता है, वो सरल रहता है। नेक्स्ट है किस श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है? किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है तो जिस श्रेणी में जो मूल्य सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है या जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुलक मूल्य कहेंगे। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ख। नेक्स्ट है छात्रों के औसत बौद्धिक स्तर ज्ञात करने हेतु, देखिए जब गुणात्मक तथ्य होते हैं, जैसे हमारा बौद्धिक स्तर यहाँ पे दे रखा है वो क्या है? गुणात्मक तथ्य हैं, ईमानदारी, स्वास्थ्य। तो ये जो गुणात्मक तथ्य होते हैं उनमें औसत ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मीडियन का, माध्यिका का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जूतों अथवा पोशाकों का औसत ज्ञात करने के लिए, देखिए रियल लाइफ में अगर हम देखें तो जैसे जो जूते बनाने वाली कंपनी है वो क्या करती हैं? एक स्टैंडर्ड साइज के जूते बनाती हैं, जैसे कि 6 नंबर के बना दिए, 7 नंबर के बना दिए, 8 नंबर के बना दिए, और जिनकी ज्यादा डिमांड होती है जैसे 7 और 8 नंबर के जो जूते होते हैं वो अधिकतर लोगों के आ जाते हैं तो इनका वो उत्पादन ज्यादा करती हैं। तो कहने का मतलब जहाँ पे भी ज्यादा आवृत्ति वाली बात आती है वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? मोड का, बहुलक का। जैसे कि टी शर्ट बनाने वाली हैं, शर्ट बनाने वाली हैं तो वो एक्सल साइज के, डबल एक्सल साइज के जैसे वो टी शर्ट बनाएगी तो किसका उसको उत्पादन ज्यादा करना है, किसका उत्पादन वो कम करना है। तो ये एक तरह से बहुलक मूल्य से संबंधित होता है, मोड से संबंधित है। फिर नेक्स्ट हमारा है यदि मध्यिका का मूल्य 3 और समांतर माध्य का मूल्य कितना है? 2, तो अनुमानित मूल्य कितना होगा बहुलक का? तो देखिए जब हमारे पास में मीडियन और एक्स बार दे रखा होता है तो मोड कैसे निकाले? तो z इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू एक्स बार। तो यहाँ पे 3 इंटू मीडियन का मतलब क्या हो गया? मध्य का मूल्य कितना है? 3 है, तो 3 इंटू 3 क्या दिया हो गया? 9, माइनस 2 इंटू एक्स बार, 2 इंटू एक्स बार कितना है? 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 9 में से 4 को माइनस किया तो कितना आ गया? 5 आ गया। इसका मतलब जो मोड का मूल्य होगा वो कितना होगा? 5। अगला है निम्न श्रेणी का मध्य का मूल्य, मीडियन वैल्यू क्या होगी वो हमको निकालनी है। तो देखिए मीडियन निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये जो हमारे पास में मूल्य दे रखे हैं इनको हम सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हमको व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो इनको हम छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। उसके बाद में कितना आएगा? 29 आएगा। फिर उसके बाद में कितना आएगा? 29 के बाद में 35 आएगा। फिर कितना आएगा? 38 आएगा। 38 के बाद में 49 आएगा। 49 के बाद में 50 आएगा और 50 के बाद में लास्ट में क्या आएगा? 65। तो हमारे पास में देखिए कितनी वैल्यू है? 7। तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? n प्लस 1/2, 7 प्लस 1/2 और 7 प्लस 1/2 करने पर कितना आएगा? 8/2 इक्वल टू 4th आइटम। 4th नंबर पे हमारी जो भी वैल्यू है, 4th नंबर पे कौन सी है? 38 है।
ठीक है, पहले पे 20 है, दूसरे पे 29, तीसरे पे 35, फोर्थ पे क्या है 38। तो हमारा जो बहुलक मूल्य होगा वो कितना होगा 38, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यदि मध्यिका एवं बहुलक का मूल्य ज्ञात हो तो समांतर माध्य का मूल्य ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। देखिए मीडियन अभी हमने पढ़ा था जैसे, तो हम समांतर माध्य अगर हमको निकालना है और मध्यिका और बहुलक दे रखे, हम इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन समांतर माध्य के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। इसको आप अगर चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, ये x बार इक्वल टू 1/2 3 इंटू मीडियन माइनस जेड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख, क्योंकि समांतर माध्य के लिए पूछा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है स्थिति माध्य है, स्थिति मतलब स्थिति संबंधी माध्य जो किसी श्रेणी में स्थित होता है। तो बहुलक और मध्यिका, मोड और मीडियन को एक तरह से क्या कहा जाता है, स्थिति संबंधी माध्य कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क ऑप्शन मध्यिका सही है। और ये जो समांतर माध्य हैं, गुणोत्तर माध्य हैं, हरात्मक माध्य हैं, इनको क्या कहा जाता है, गणितीय माध्य कहा जाता है, ठीक है। और स्थिति संबंधी माध्य में कौन से आते हैं, एक तो मध्यिका और दूसरा बहुलक। ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि स्थिति संबंधी माध्य कौन सा होता है और गणितीय माध्य कौन सा होता है। फिर नेक्स्ट है, निम्न श्रेणी का बहुलक मूल्य होगा। तो बहुलक क्या होता है, जो मूल्य किसी श्रेणी में सबसे ज्यादा बार आता है। तो यहाँ पर अगर आप इन मूल्यों को देखोगे तो यहाँ पे देखोगे कि जो 7 है वो 3 बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार कौन सा मूल्य रिपीट हो रहा है, 7, इसलिए हमारा बहुलक क्या होगा 7, ऑप्शन ग। नेक्स्ट है, किसी श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के मध्य में आने वाला मूल्य, अभी बताया था मैंने कि किसी श्रेणी के मध्य में जो मूल्य होता है, जब उस श्रेणी को हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो बीच वाले मूल्य को क्या कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है, मध्यिका कहा जाता है, ऑप्शन डी।